आज मेरी बीबी की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। मैं एक मज़दूर आदमी था। मैं अपनी पत्नी का इलाज क्या करवाता, खर्च ही पूरे नहीं होते थे। पिछले 10 दिन से मैं लगातार अपनी पत्नी का इलाज करवा कर खाली हाथ हो चुका था। मैंने अपनी जानने वाले लोगों से उधार लेकर भी इलाज पर लगा दिया था। अब तो उधार भी वापस करने के काबिल नहीं रहा था। मैं सर पकड़कर बैठा हुआ था। मेरे 3 छोटे-छोटे बच्चे थे। मैं अपनी पत्नी को यूँ मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने जब अपने बच्चों पर नज़र डाली तो सहमे हुए अपनी माँ को देख रहे थे। मैं अपने बच्चों को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता था। इसीलिए मैं फ़ौरन उठा और घर से निकल कर एक रिश्तेदार के घर चला गया। मेरा यह रिश्तेदार बहुत ही पैसे वाला था और इससे पहले भी एक बार अपनी पत्नी के इलाज के लिए इससे कर्ज़ ले चुका था। मगर मुझे उम्मीद थी वह दूसरी बार भी मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। मैं अपनी बीबी का ऑपरेशन करवा कर इस समस्या से जान छुड़वाना चाहता था। मैं एक गांव में रहता था, जबकि मेरा यह रिश्तेदार शहर के एक बहुत ही अच्छे इलाके में रहता था। मुझे वहां पहुंचते पहुंचते दिन ढल गया था। जब मैं अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा तो मैंने उसके चेहरे पर नागवार साफ महसूस की थी। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गया था। मगर मेरी मजबूरी थी। अगर मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन ना करवाता तो वह मर जाती, मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। इस रिश्तेदार के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं था। इसलिए मजबूरी में मैं उसके सामने खड़ा पैसे मांग रहा था। मैं अपनी बीवी के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने रिश्तेदार की नागवार को महसूस करके भी मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई थी। लेकिन उसने मुझसे साफ शब्दों में कहा कि भाई, तुम्हें पहले भी मैं पैसे दे चुका हूँ। मुझे उसकी वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है कि वह पैसे मुझे वापस मिलेंगे भी या नहीं। मैं जानता हूँ तुम एक मज़दूर इंसान हो, रोज़ की कमाते हो, रोज़ की खाते हो। मैं अब और तुम पर पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। यह मेरी बुआ का लड़का था, शहर में रहता था, खुद का कारोबार था, अच्छा पैसा कमाता था। एक बार तो उसने मुझे पैसे दे दिए थे, लेकिन दोबारा पैसे देने से साफ मना कर दिया था। मेरी आखिरी उम्मीद भी अब ख़त्म हो चुकी थी। मैं उठकर वापस आ गया। मैं बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगा कि अब आखिरी हल यही रह गया है कि घर जाकर अपनी बीवी की मौत अपनी आंखों से देखूं, उसकी मौत का इंतजार करूं। इस बात के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मगर तब ना जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने शहर में गाड़ियां और अमीर लोगों को देखकर अचानक एक गाड़ी में बैठे आदमी के सामने हाथ फैला दिए। उसे बोला, भाई, भगवान के नाम पर मेरी मदद कर दो। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। उस आदमी ने मुझे एक नज़र देखा और अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उसे दुआएं देता हुआ दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इस तरह रात हो जाने तक मैंने ना जाने कितने लोगों के हाथ आगे बात फैलाए। कुछ ने मुझे यह कहकर भगा दिया कि यह तुम लोगों का पुराना ड्रामा है। मांगने के लिए कभी अपनी बीबी को बीमार कर देते हो, कभी अपनी माँ को, तो कभी अपने बच्चों को। कुछ लोगों ने मुझे मेहनत मजदूरी करने की सलाह दी थी कि हाथ पैरों से हटे कट्टे हो, जाओ जाकर कुछ काम करो। भीख मांगना तो तुम लोगों ने पेशा बना रखा है। लेकिन मैं किसी को अपनी तकलीफ कैसे बताता। मैं बहुत बहुत मेहनती इंसान था, मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहा था। लेकिन अचानक इस बीमारी ने मेरे परिवार को तोड़ कर रख दिया था। यह जरूरी नहीं होता हर मांगने वाला कामचोर और निकम्मा ही होता है, उसकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। मैंने कम उम्र से ही मेहनत करना शुरू कर दी थी और आज इस मजबूरी से गुजर रहा था। मजदूरी से कमाए जाने पर वाले पैसों से मेरा काम नहीं बन सकता था। उनसे तो बस दाल रोटी ही चल सकती थी। मैंने मजबूरी में उन लोगों की बातें सुनी और अपना भीख मांगता रहा। रात तक मैंने पैसे जमा करके जब गिनती करना शुरू की तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास लगभग 10,000 हो चुके थे। मुझे अभी भी 40,000 और इकट्ठे करने थे। मैं सोचने लगा, अगर मैं इसी तरह 2-3 दिन रातें भीख मांगने में गुजार दूं, तो मैं अपनी बीबी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ। मैंने आज के दिन भीख मांग कर इतना तो देख लिया था कि कुछ लोग तंग दिल होते हैं, वह हम जैसे गरीब लोगों को धुतका देते हैं। 100 बुरी बातें सुनाते हैं लेकिन जेब से एक पैसा भी नहीं निकालते। लेकिन कुछ लोग बड़े ही खुले दिल के होते हैं, जो खुदा के नाम पर देते हैं। अभी दुनिया में अच्छे लोग बाकी थे,
मैं अभी बैठा हुआ था कि एक चादर में छुपी हुई लड़की मेरे पास आई। मैं उस लड़की को देखकर एकदम चौंक गया था। वो लड़की बोली कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम लोगों से भीख माँग रहे हो और अब तुम्हें पैसे गिन रहे हो और उन पैसों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हो। क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है या फिर तुम पैसे से भिखारी हो? उस लड़की का सवाल मुझे गुस्सा दिला गया था। मुझे लगा वह लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने उसे कहा, मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं मज़दूरी करके कमा सकता हूँ, मगर इस वक्त मुझ पर ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे एक साथ बड़ी रकम चाहिए। मेरे रिश्तेदारों ने मुँह फेर लिया है। बीबी घर पर बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसकी बीमारी की वजह से मैं मज़दूरी पर भी नहीं जा पा रहा, इसलिए मजबूरन मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। मेरा दिल मुझे यह एहसास दिला रहा था कि मैं एक अनजान लड़की के सामने अपने छोटे से काम की सफाई पेश कर रहा था। आखिर क्यों? तब वो लड़की बोली, देखो, मुझ पर गुस्सा मत करो। मैं तुमसे बस यही पूछना चाह रही थी। अगर तुम ज़रूरतमंद हो और तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारा मदद कर सकती हूँ। बस तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। मैंने चौंक कर उसे लड़की को देखा। काफ़ी खूबसूरत और तीखे नयन नक्श की लड़की थी। अमीर भी काफ़ी लग रही थी। मुझे वाकई पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जितनी जल्दी पैसे मिल जाते उतना अच्छा था। मैं जल्द से जल्द अपनी बीबी का इलाज करवा लेता। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, तुम बस मेरी मदद कर दो। वह मुझसे पूछने लगी, कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, मुझे 40 से 50 हज़ार तक रुपए चाहिए। मैं अपनी बीबी का ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। वो बहुत बीमार है। अगर सही समय पर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर भी सकती है। उस लड़की की अगली हरकत ने मुझे हैरान कर दिया। उसने उसी वक्त अपना बैग खोला और 50 हज़ार निकाल कर मेरी गोद में डाल दिए। मैं हक्का बक्का सा उस लड़की को देख रहा था। उसने कहा कि यह रकम तुम्हारी हुई, बस तुम इसके बदले मेरे साथ हलाला करो। उस लड़की की यह शब्द सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगा था। मैं परेशान भी हुआ था। मैं शादीशुदा मर्द था जो अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और वह लड़की मुझे हलाला करने के लिए बोल रही थी। मैं कभी उस लड़की को देखता और कभी अपनी गोद में पड़े उन पैसों को देखता, जिसके जरिए मैं एक ही दिन में अपनी बीवी का इलाज करवा सकता था, उसे ज़िंदगी दे सकता था। अगर मैं आज यह सोचने बैठ जाता कि मैं अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा हूँ, तो इस चक्कर में मेरी बीवी अपनी जान से हाथ धो बैठती, मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। मैंने अचानक ही फैसला कर लिया और वह रकम अपने थैले में डाल ली। मैं बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मगर तुम यह काम जितनी जल्दी करो उतना ही अच्छा है। मेरी बात पर वह लड़की इशारा करके चलने लगी और बोली कि हमें देर नहीं लगेगी, हम आज की रात ही यह सारा काम निपटा लेंगे। तुम मेरे साथ चलो, हमारे निकाह का इंतजाम मैं जल्दी ही कर लूँगी। मैं भी उस लड़की के पीछे चल पड़ा। मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए था? अगर आज की रात में फ्री हो जाता तो मैं अगले दिन ही अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा लेता। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मैंने पैसे लेने का फ़ैसला और उस लड़की से हलाला करने का फ़ैसला एकदम सही लिया था। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने ठुकराया तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने मेरी मदद भी कर दी थी, और अब यह लड़की मिल गई थी। मैंने अपने दिल को समझाया कि यह लड़की कोई नाजायज़ काम करने के लिए नहीं बोल रही, बल्कि यह तो सवाब का काम है। मेरी वजह से उसका घर बच सकता था। ज़रूर उसके पति ने उसे गलती से तलाक दे दी होगी, तो मैं तो इस तरह उसकी मदद ही कर रहा था और मेरी भी परेशानी दूर हो जाती। उसका पति उसको दोबारा से मिल जाता और मुझे मेरी बीवी की ज़िंदगी मिल जाती। दोनों की ही मुश्किलें आसान हो जाती। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उस लड़की के साथ जाते हुए बार-बार यही सोच रहा था, अगर मेरी बीवी को यह बात पता चली तो क्या वह मुझे माफ़ करेगी? मिडिल क्लास घराने की लड़कियां शायद अपने पति के लिए बहुत ही जज्बाती होती होंगी, मगर मेरी बीवी मेरे लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। मेरी आयशा मेरे ही मोहल्ले की थी और मैं उसे चाहने लगा था। अपनी चाहत का इजहार उससे किया तो वह भी मुझे पसंद करती थी। यह हम दोनों की शादी बड़ी ही आसानी से हो गई थी। उसके माँ बाप बचपन से ही मर चुके थे। वह अपने भैया भाभी के रहमो करम पर थी। बड़े ही बुरे हालात देखे थे। अगर यूँ कहा जाए कि उसने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की थी और वह मैं था।
तो यह बात गलत ना होती। वह तो मुझे बाँटने का ख़्याल भी नहीं कर सकती थी। मैं आयशा की मोहब्बत को जानता था। अगर आज आयशा यहाँ पर मौजूद होती, तो वह मर जाना ज़्यादा पसंद करती। मगर मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ बाँटना बिल्कुल भी गँवारा नहीं करती। रात के समय मैं उस लड़की के साथ एक घर में पहुँच गया। एक खूबसूरत सा घर था। चौकीदार ने गेट खोला था और झुक कर उसे लड़की को सलाम किया था। लड़की मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई और मोबाइल पर किसी को फ़ोन लगाने लगे और तेज़ी से उसे कुछ समझाने लगी। यकीनन वह निकाह करने का इंतज़ाम कर रही थी। उसके इशारा करने पर मैं एक तरफ सोफ़े पर बैठ गया था। आयशा की परेशानी तो अब भी मुझे थी, मगर मेरे सर से बड़ा बोझ उतर चुका था और वह था पैसों का इंतज़ाम, जो मुझे एक ही रात में हो गया था। इसीलिए मैं सुकून से था कि मैं सुबह होते ही आयशा का इलाज करवा लूँगा। उस लड़की ने फ़ोन बंद करके मुझे देखा, पूछा, क्या तुमने रात का खाना खाया है? मैंने ना में सिर हिला दिया। उस लड़की के पूछने पर मुझे भूख का एहसास होने लगा। मैं सुबह से अपने घर से निकला हुआ था और घर पर भी आयशा की बीमारी और परेशानी की वजह से मैंने कुछ खाया नहीं था। उस लड़की ने मेरे लिए खाने का इंतज़ाम किया और फिर कुछ देर बाद एक मौलवी और 3 गवाह घर पर आ गए थे। उसी वक्त हमारा निकाह हुआ और फिर वह सब लोग उसे लड़की को खुदा हाफिज़ बोलकर वहाँ से चले गए। मैं बेचैन सा बैठा हुआ था। निकाह करके मैं उसके घर बैठा हुआ था और अब आयशा कैसी है के बारे में सोच रहा था। सोच-सोच कर मुझे परेशानी हो रही थी। वो लड़की मेरे पास आई तो मैंने उससे अपनी बीवी के बारे में कहा कि सोच कर मुझे परेशानी हो रही है कि पता नहीं मेरी बीवी किस हाल में होगी। लेकिन उस लड़की ने मुझे तसल्ली दी कि तुम बेफ़िक्र रहो, सुबह तुम्हारी बीवी का इलाज शुरू हो जाएगा। यह कहकर वह लड़की मेरे करीब होने लगी थी। मैं एक मर्द होते हुए भी घबरा रहा था, जबकि वह बिल्कुल मेरे करीब हो चुकी थी, जैसे कि यह कोई आम सी बात हो। मैंने सुना था, हलाला करने वाली औरतें बेबस होती हैं। अपने पति के अलावा खुद को किसी दूसरे मर्द के हवाले करना कोई आसान बात नहीं होती। न जाने उस लड़की का शौहर कौन था, जो अभी फ़िलहाल बिल्कुल गायब था। वह लड़की यहाँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक अनजान मर्द को अपने साथ निकाह करके ले आई थी और अब मेरे करीब भी हो रही थी। मैं थोड़ा पीछे को खिसका था तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वह फिर सरक कर मेरे करीब हुई थी और मेरा हाथ थाम लिया था। मैंने सोचा शायद यह शहर का रिवाज होगा, शायद यहाँ की औरतें ऐसे ही बोल होती होंगी। मैं सोच में गुम था कि वह लड़की मेरे पास और भी चिपक कर बैठ गई और बोली, तुम क्या सोच रहे हो? अगर निकाह करके पछता रहे हो तो फिक्र मत करो, मैं सुबह तक तुम्हें फ्री कर दूंगी और तुम मुझे फ़ौरन तलाक दे सकते हो। उसके बाद हमारा कभी सामना नहीं होगा, कोई परेशानी की बात भी नहीं होगी। अगर कभी सामना हुआ भी, सही तो हो ना, मैं तुम्हें पहचानूंगी भी नहीं। तुम मुझे पहचानना, अगर अपने घर वालों की फ़िक्र में डूबे हुए हो कि तुम्हारी बीवी को कैसा महसूस होगा, तो परेशान मत हो। तुम अपनी बीवी को कुछ मत बताना। तुम यह सिर्फ़ एक बेबस लड़की की मदद करने के लिए कर रहे हो। उस लड़की की बातों से मुझे हिम्मत मिली थी और मैंने उससे कहा, मैं सिर्फ़ एक सवाल करना चाहता हूँ। तुम्हारा शौहर कौन है? क्या वह जानता है तुम हलाला कर रही हो? क्या वह तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने को तैयार है? मेरे सवाल पर वह अचानक से गुमसुम सी हो गई थी। मुझे लगा कि मेरे सवाल ने उसके किसी जख्म को उधेड़ दिया है। मैं शर्मिंदा होने लगा। इससे पहले कि उससे माफ़ी मांगता अचानक वह लड़की बोली कि तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। तुम्हें पैसे मिल गए हैं, अब तुम अपना काम करो और मुझे मेरे पर्सनल ज़िंदगी के बारे में डिस्कस मत करो। उस लड़की के अचानक के बदले व्यवहार पर मैं हैरान हुआ था और उसके बाद मैंने ज़ुबान बंद कर ली और फिर मैंने उसे लड़की से कोई भी सवाल नहीं किया था। जो कुछ भी कर रही थी, वह लड़की कर रही थी। मैं तो बस उसका साथ दे रहा था। धीरे-धीरे हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया था, लेकिन मेरा दिमाग और दिल बिल्कुल भी इस काम में साथ नहीं दे रहा था। मैंने बहुत ही मजबूरी में उस लड़की के साथ रिश्ता निभाया था। अगली सुबह मेरी रूटीन के मुताबिक आँख खुल गई थी, क्योंकि मैं सुबह-सुबह उठने का आदी था। मैं एक मज़दूर आदमी था और मुझे सुबह उठने की जल्दी होती थी और काम पर जाने की जल्दी होती थी। इसीलिए मैं सुबह ही उठ जाता था। मैं नहाने के इरादे से अभी बाथरूम जाने ही वाला था
कि मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह लड़की लापरवाह से बिस्तर पर सोई हुई थी। वह लड़की अब भी रात वाली हालत में थी। ना ही उसने कपड़े पहने थे और ना ही अपने ऊपर चादर ले रखी थी। मैंने फ़ौरन अपनी नज़र हटानी चाही, मगर मेरी नज़र एक जगह पर रुक गई थी। उसके शरीर को देखकर मैं कितनी देर तक हरकत नहीं कर पाया था और फटी-फटी आँखों से उसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। अगर वह लड़की जाग जाती तो यकीनन मेरी हरकत को बहुत गलत समझ लेती, मगर मेरी निगाह उस लड़की के शरीर से हट ही नहीं रही थी। मैं आंखें फाड़े उस लड़की के शरीर को देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, मगर उस लड़की के खूबसूरत गोरे शरीर ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया था, बल्कि कोई और वजह थी जो मैं उस लड़की को इतनी गौर से देख रहा था। मैं मानता हूँ वह लड़की बहुत ही गोरी चिट्टी थी। वह किसी को भी दीवाना करने का हुनर रखती थी, मगर इस वक्त मैं उस सोई हुई लड़की को जिस वजह से देख रहा था, वह सब देखकर मेरा दिमाग झंझना उठा था। मैंने जल्दी से अपनी नज़र उस लड़की के ऊपर से हटाई थी और बाथरूम में घुस गया। नहाकर निकला तो वह लड़की अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और इस कंडीशन में थी जैसा मैं छोड़ के गया था। मेरा काम तो हो चुका था, मुझे पैसे भी मिल चुके थे। उस लड़की ने रात ही मुझसे कह दिया था कि तुम सुबह मुझे तलाक देकर चले जाना, मगर इस वक्त मैं उसे तलाक देकर जाने की बजाय वहीं बैठा उस लड़की को ही देखे जा रहा था। यहाँ तक कि आयशा भी मेरे दिमाग से निकल चुकी थी, जिसके लिए मैंने यह इतना बड़ा काम किया था, जिसके लिए मैंने भीख भी मांगी थी। आज मेरी बीवी मेरे दिमाग में कहीं नहीं थी, बस वही लड़की घूमे जा रही थी। मैं कितनी देर तक ऐसे ही बैठा रहा, यहाँ तक कि दिन निकल आया और वह लड़की भी कसम खा सा कर जाग गई और उठकर बैठ गई। वह इस वक्त निर्वस्त्र मेरे सामने बैठी हुई थी और उसका पूरा शरीर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था, वह रात के अंधेरे में हुआ था। मैंने उस समय उस लड़की के शरीर पर इतना गौर नहीं किया था, लेकिन अब जो मेरी नज़रें उस पर पड़ी थी, जो हटना भूल गई थी। आखिर उस लड़की का राज क्या था? जब वो लड़की जागी और आंखें खोलकर उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी, तो वह चौंक गई। हैरत से मुझे देखने लगी और बोली, शायद तुम मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम्हें इतना रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम मुझे जगा देते और तलाक देकर चले जाना चाहिए था। मेरी आदत है कि मैं देर से सोकर उठती हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी तो करवाना है। लड़की परेशानी से बोल रही थी। मुझे लगा वह अभी भी नींद में है, क्योंकि उसने खुद को चादर में छुपाया नहीं था। तभी वह लड़की भी मेरी नज़रों से घबराई थी, क्योंकि मेरी नज़र लगातार उसके ऊपर जमी हुई थी। फिर थोड़ा गुस्से से बोली, तुम इस तरह जमकर क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए हो हमारे बीच रात को क्या तय हुआ था? तुमने सिर्फ मेरे साथ हलाला करना था और मुझे तलाक देकर यहाँ से चले जाना था। अब तुम इस तरह क्यों बैठे हो? मुझे तलाक दो और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं है। लड़की मुझे सख्ती से याद करवा रही थी। शायद उसे लगा कि उसे देखकर मेरी नीयत खराब हो चुकी है। मैंने गहरा सांस भरा और बोला कि चिंता मत करो, मैं इतना कमज़ोर मर्द नहीं हूँ कि एक रात में तुम पर जान वार बैठूँ। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत वफादार हूँ और मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी भी है। मेरे शब्दों पर वह लड़की गहरी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने अचानक उस लड़की से कहा कि मेरा तुम्हें यूँ देखना तुम्हारा यह खूबसूरत शरीर नहीं, यह तुम भी जानती हो कि मैं क्यों इस तरह तुम्हें देख रहा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो यह सब क्या है? मेरे सवाल पर लड़की को जैसे होश आया, एकदम से हड़बड़ा गई और बेड की चादर उठाकर खुद पर लपेट ली और मुझे कड़ी नज़रों से घूरते हुए बोली कि मिस्टर, तुम अपने हद से आगे मत बढ़ो। यह प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मगर मैं वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। मैंने उस लड़की से कहा, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूँगा। लड़की मेरी शर्त पर परेशान हो गई। उसे मैं एक सीधा सा मर्द लगा था जो उसके हुक्म को मान जाता, पर जैसे कहती मैं वैसा करके यहाँ से चला जाता। मगर इस वक्त मैं बहुत ही सीरियसली उसे देख रहा था और यह बात उसे परेशान कर रही थी। परेशान तो मैं भी हो चुका था। मुझे लगा उस लड़की के साथ कोई भी बड़ी गड़बड़ है। लड़की बोली, क्या तुम्हें वापस जाने की जल्दी नहीं है? क्या तुम्हें अपनी बीवी की परवाह नहीं है?
मैं बोला कि मुझे अपनी बीबी का ऑपरेशन करवाना है, मगर मैं यहाँ से जाते हुए तुम्हें तलाक देकर नहीं जाऊँगा। तुम भी मेरी बीवी ही रहोगी। मैं जब तक तुमसे सच नहीं जान लूँगा, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। मेरी बात पर वह लड़की घबरा गई और गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम भी हवस-परस्त मर्द निकले। तुम्हारी नीयत आज मुझ पर खराब हो चुकी है। तुमने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में मुझ जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होगी, जो तुम्हें इतनी आसानी से मिले। मैंने कहा, गलतफ़हमी है तुम्हारी। मेरी बीवी तुमसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और मैं उसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कभी मैंने उसके साथ धोखा करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज मेरी मजबूरी मुझे यहाँ तक ले आई है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में दर्द सिमट आया था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। बोली, तुम्हें इस काम के पैसे मिले हैं। अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की, तो मैं वह पैसे वापस ले लूँगी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी शर्त और तुम्हारे पैसों को भुलाया नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं भूला कि हमारे बीच क्या तय हुआ है। मुझे सब याद है और मैं अब भी तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। बस तुम मुझे सच बता दो। वह लड़की मेरी जिद पर बुरी तरह परेशान हुई थी। फिर बोली कि मैं पागल थी कि तुम जैसे मर्द को खुद पर सवार कर बैठी। तुम मुझे बेकार में अपनी बीबी समझकर रौब झाड़ रहे हो, जबकि हमारे बीच सिर्फ हलाला की बात हुई थी। मैंने मजबूत शब्दों में कहा कि तुम्हें छूने पर मेरा इरादा बदल नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी बीवी का इलाज करवाना चाहता हूँ। तुम खुद ही देर कर रही हो। मैंने यह घर देख लिया है। मैं यहाँ पर दोबारा वापस आऊँगा। अगर तुमने घर से कहीं जाने की कोशिश की, तो तुम खुद ही फंसोगी, क्योंकि तुम अब भी मेरी बीवी हो और तुम यह सब जानते हुए अपने शौहर के पास वापस नहीं जा सकोगी। मैंने उसे कहा कि परेशान मत हो। मैं ऐसा वैसा मर्द नहीं हूँ। ना ही मेरी तुम पर कोई नीयत खराब हुई है। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे सिर्फ सच जानना है और सच जानने के फ़ौरन बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम जहाँ भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। वह लड़की परेशान हो गई, मगर उसका अंदाज़ बता रहा था मुझे कोई भी बात बताने से कतरा रही है। मैं पलट कर वहाँ से चला गया। लड़की मुझे आवाज़ में देती रह गई। मैंने उसकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया था। मैं मैं तो बुरी तरह उलझा हुआ था। वहाँ से रवाना हुआ था और एक टैक्सी लेकर अपने घर पहुँच गया। आयशा की हालत ज़्यादा ही खराब हो चुकी थी। बच्चे रो रो कर परेशान हो चुके थे। आयशा मुझे भीगी हुई आंखों से देखने लगी। उसे यही लगा था कि मैं उसे छोड़कर जा चुका हूँ। मैं जल्दी से आयशा को टैक्सी में लिटाया और अपने बच्चों को मोहल्ले की एक औरत के पास छोड़कर आयशा को शहर ले आया और उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया। मैंने ऑपरेशन के पैसे जमा करवाए। डॉक्टर ने तुरंत ही उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैं पूरा दिन वहीं बैठा रहा। हैरत की बात तो यह थी कि आयशा की परेशानी के साथ साथ मेरे दिमाग पर वह लड़की भी पूरी तरह सवार थी। उसे उस लड़की का वह बदन याद आ रहा था जो मैं देख चुका था, और वह बात मुझसे भूली नहीं जा रही थी। मैं चाह कर भी खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं उस लड़की को तलाक देकर अपनी जान छुड़ा लूँ। यह मेरी समस्या नहीं थी। मैं उससे पैसे ले चुका था। मेरी बीवी का ऑपरेशन भी हो रहा था। मुझे अब लड़की से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। दिन के दूसरे हिस्से में 4 या 5 घंटे के बाद डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरी बीवी का ऑपरेशन कामयाब हुआ है और अब वह सिर्फ दवाओं के असर में सो रही हैं। मैं खुश हो गया। मैंने एक नज़र आयशा को देखा। डॉक्टर ने मुझे कुछ सावधानियां बताई और समझाया कि 2-3 दिन तुम्हारी बीवी को अस्पताल में ही रहना होगा, ताकि हम उसके चेकअप वगैरह करते रहें। फीस तो मैं पहले ही जमा कर चुका था। मुझे कोई चिंता नहीं थी। आयशा को भी अभी कई घंटे बेहोश रहना था, इसीलिए मैं भी सुकून से वहाँ हॉस्पिटल से निकला और फिर उसी लड़की के घर पहुँच गया। मुझे रह रहकर एक ही ख्याल आ रहा था कि शायद वह लड़की वहाँ से भाग चुकी होगी। मगर जब मैं अंदर गया तो यह देखकर मुझे सुकून महसूस हुआ था कि वह लड़की अब भी वहीं मौजूद थी, सर पकड़े सोच और गुम में बैठी थी। मुझे देखकर उसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी। मैं यह तो जान गया था कि उसने हलाला क्यों किया था। यकीनन उसका शौहर दोबारा निकाह के लिए जल्दबाजी कर रहा था। मुझे देखकर वह लड़की तीर की तरह मेरी तरफ पहुंची और चीखते हुए बोली,
मुझे तलाक दो वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुमने मुझे और अपने साथ लटकाए रखा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हें मारकर मुझे विधवा कर दिया जाएगा। तुम्हें लगता है मेरा शौहर कोई आम इंसान है? उस लड़की के सब शब्द पर मैं दंग रह गया था। सुबह रो रो कर पागल हो रही थी, गुस्सा कर रही थी, अब मुझे धमकाने लगी थी। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला था। मैंने उस लड़की से कहा, मैं खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर खुदा ने मेरी मौत रखी है तो मुझे मौत आ जाएगी। अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो चाहे तुम्हारा पति कुछ भी कर ले, मैं जिंदा ही रहूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं अभी तुमसे वही बात करूं जो पहले की थी। तुम मुझे सच बता दो तो मैं तुम्हें तलाक देकर यहाँ से चला जाऊंगा। मगर वह लड़की मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, बल्कि मैं भी जिद पर आ चुका था कि ऐसे ही इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। पहले दिन मैंने जब उस लड़की को अबदन देखा था तो मैं बुरी तरह घबरा गया था। उस लड़की की पीठ पर ब्लेड से कुछ लिखा गया था, और जो लिखा गया था वह लिखावट मुझे दंग कर गई थी। वहाँ उस लड़की की पीठ पर हलाला के नंबर लिखे हुए थे, और आखिरी नंबर था कि यह 7वां हलाला है, यानी मैं उस लड़की का 8वां हलाला करने वाला मर्द था। मुझे यह बात उसी दिन से बुरी तरह चुभ रही थी। मेरे अंदर की इंसानियत यह गवारा नहीं कर रही थी कि मैं उस लड़की को यूं ही छोड़ देता। मैं जानता था वह लड़की खुद अपनी पीठ पर यह सब कुछ नहीं लिखती होगी। यकीनन कोई और था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था, और वह कोई और नहीं उसका शौहर ही हो सकता था। उसके बाद पूरे 7 दिन मेरी बीवी अस्पताल में रही थी, और मैं उस लड़की के सर पर सवार था। मैंने उसे तलाक ना देने की कसम खा ली थी। पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जब मैंने उस लड़की की बात ना मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो 7वें दिन उस लड़की ने रोते हुए मुझे सब सच बता दिया। उसने बताया कि मैं एक गरीब घर आने से संबंध रखने वाली लड़की हूँ, और वह लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता था। हम दोनों में मोहब्बत हुई और हमने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद वह मुझे तकलीफ देने लगा। वह मुझ पर जुल्म करता था। ऐसा करके उसे मज़ा आता था। मैं चीखती, दर्द से तड़पती थी तो वह खुश होता था। मेरी शादी को मुश्किल से साल हुआ था, मगर मेरा शौहर न जाने कितनी बार मुझे जानबूझकर तलाक देकर दूसरे मर्दों के हवाले कर देता है, और सख्ती से बोलता है कि हलाला करके मेरे पास आओ। और जब मैं हलाला करके उसके पास पहुंच जाऊं तो बुलेट से मेरी पीठ पर हलाला का नंबर लिख देता है। मैं दर्द से चिल्लाती हूँ तो वह खुशी से कहे कहे लगाता है। वह एक दिमागी मरीज है। न जाने कि उसे कैसे मुझे तकलीफ देकर सुकून मिलता है। लेकिन मैं गरीब लड़की हूँ, मेरी और भी बहनें हैं। अपने घर वालों की खातिर मैं इस मर्द से मुकाबला नहीं कर सकती। यह पैसे वाला है, और उसके पैसों से मैं अपने माँ बाप और अपनी बहनों का पेट भी पाल रही हूँ। मेरे बाप अपाहिज हैं, मेरी माँ बीमार है, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अगर मैं उससे तलाक लेकर कहीं चली गई तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। इस बार यह मुझे तलाक देकर दूसरे देश चला गया था। उसके आने में कुछ दिन बाकी है। तुम मुझे तलाक दे दो ताकि वह मुझे और तुम्हें कुछ ना करे। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर वह मेरी मदद लेने को तैयार नहीं हुई। बोली, जो तो मुझे तलाक दे दो, यही मेरी मदद होगी, और मुझे कुछ मदद नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तब वह मेरी दूसरी बहनों और घरवालों इस दर्द मर्द के निशाना बनेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मजबूरी है, मैं एक गरीब की बेटी हूँ। अपने घरवालों की खातिर मैं यह जुल्म सहने को बर्दाश्त मजबूर हूँ। वह एक दिमागी मरीज आदमी है, लेकिन उसके पास पैसे की ताकत भी बहुत ज़्यादा है। मुझे इस लड़की को तलाक देना पड़ा। मैं उदास सा वहाँ से वापस आ गया। आयशा को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा घर ले गया, मगर मेरे दिमाग से वह लड़की नहीं निकली थी। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। कुछ दिन बाद मैं दोबारा उसके घर गया। मैं आखिरी बार उस लड़की से मिलना चाहता था, मगर तब वहाँ गेट पर खड़े चौकीदार ने बताया कि वह लड़की तुम्हारे जाने के बाद खुदकुशी करके खुद को मौत के हवाले कर गई थी। मैं दंग रह गया था। वह मुझे समझा रही थी कि वह अपने घरवालों की खातिर यह जुल्म सहने को मजबूर थी, लेकिन शायद अब वह इस जिल्लत दर्द भरी जिंदगी से थक चुकी थी और बिना सोचे समझे ही अपनी जान ले बैठी थी। शायद 9वें और फिर 10वें और फिर उसके बाद न जाने कितने हलाले के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी को गले लगाया था।
मुझे उस लड़की के बूढ़े और बीमार माँ-बाप और उसकी बहनों का ख्याल आया था। मैं उस चौकीदार से पता पूछकर उसके स उसके मायके वाले घर चला गया था। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। उसके माँ-बाप ने आधे मकान को किराए पर चढ़ा दिया था और उसी से उनकी रोजी-रोटी चल रही थी। यानी वह लड़की जाते-जाते अपने परिवार को सेट करके गई हुई थी और पूरी तरह उनकी तरह से निश्चिंत होकर ही उसने मौत को गले लगाया था। मैं थके-थके कदमों से वापस आ गया। मेरी ज़िंदगी उस हलाले के बाद से अच्छी गुजर रही थी। आयशा अब ठीक हो चुकी थी। मैंने आयशा को कभी उस लड़की के बारे में नहीं बताया था, मगर मुझे उसे लड़की का ख्याल अक्सर आता रहता है। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी के बीच में गलती से भी तलाक दे दें, तो क्या संबंध बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।